आप देख रहे हैं NS24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनावी बिसात बीत चुकी है। लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक और जहां बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नगर सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। स्थानीय मुद्दे जो हैं वो इन चुनावी वादों की फिजाओं में घुलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो दूसरा पहलू है उन शिक्षकों का जिनकी नौकरी जा चुकी है। 3000 बीएड सहायक शिक्षक जो लगातार समायोजन की मांग को लेकर हर वो जतन अपना रहे हैं ताकि किसी एक जतन से ही सही सरकार उनकी सुधि ले, उनकी बातों को रखे, उनकी बातों को समझे और कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता अपनाए। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त ये बीत चुका है जब सहायक शिक्षक जो हैं तमाम तरह के आंदोलन कर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि आचार संहिता भी लागू है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। तो अब सहायक शिक्षकों ने एक नया रास्ता अपनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो आंदोलन कर रहे हैं ताकि वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाए। लेकिन अभी भी किसी भी तरह की कोई भी एहतियात अगर हम कहें या भी कोई भी आश्वासन सरकार की ओर से इन्हें नहीं दिया गया है। आज हमारे साथ कुछ सहायक शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो आंदोलन हुआ उसका क्या परिणाम आप लोगों के लिए अभी रिजल्ट निकल कर सामने आया, क्या सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला, आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। तो बिना किसी देरी के परिचय करवा दूं हमारे शिक्षकों से। अंकित चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीना ठाकुर जी और सागर अवधिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत है NS24/7 पर। लीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं हैं वो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिला जो वोटर्स हैं वो तय करते हैं कि किसकी सत्ता सरकार बनेगी। और अब नगर चुनाव होने हैं, नगर सरकार बनने हैं। दोनों ही दल अपने अपने चुनावी वादों से लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से एक बयान भी दिया गया था सामूहिक। आप जो 3000 शिक्षक थे उन्होंने कह दिया था कि हम चुनाव बहिष्कार करते हैं, चुनाव नजदीक है। आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों का ये जो बहिष्कार है इससे सरकार बनने में किसी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरा नाम लीना ठाकुर है। मैं बस्तर के सुदूर अंचल में पदस्थित थी, सहायक शिक्षक। लेकिन विगत 1 महीना हो चुका है, हमने तूता धरना स्थल में हमने धरना दिया, बहुत से आंदोलन किए हैं। उस आंदोलन के दौरान हमें मतलब कहीं भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि हम बताया जाए कि हमारी सेवा या फिर सुरक्षित किया जाए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मैं खुद कैसे किस फेज़ में मैं ये सब हर्डल्स इतने क्रॉस करके मैं इतने दूर सुदूर अंचल में अपनी सेवाएं दे रही थी। और हम बहिष्कार नहीं करते हैं, हम बल्कि सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो हमारी परिस्थिति को देखे, एक्चुअली में क्या बीत रही है, हम किस तरीके से मतलब इस प्रभावित हुए हैं। हम ही नहीं, हमारे 3000 साथियों के परिवार भी कितनी प्रभावित हुए हैं। तो उनसे यही आग्रह है कि हमारे इस जो सब इतना बड़ा जो सोशल इशू जो बन चुका है उस पे ये नज़र डाले और हमें कहीं ना कहीं इस समाज में एक अच्छा स्थान हमें दे ताकि हम आगे अच्छे से चल सके। बिल्कुल। तो अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, बीएड सहायक शिक्षकों का ये जो धरना है इसको लेकर अजय चंद्राकर जी का भी एक बयान आया है। उनका कहना है कि जो सहायक शिक्षक है उनको धैर्य रखना चाहिए, उन्हें समिति से बात करनी चाहिए। उनके इस बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या लगता है कि क्या उनका ये बयान बिल्कुल आप लोगों की ये जो पीड़ा है वो राहत पहुंचाएगी उसको? क्या आप लोगों ने जो समिति है उनसे बात करने की कोशिश की? समिति में टीम बनाई गई है, उन लोगों से क्या आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की? यानी कुल मिलाकर सवाल ये कि अजय चंद्राकर जी ने जो ये कहा कि आप लोगों को धैर्य बना के रखना चाहिए, क्या वाकई आप लोगों को और धैर्य बना के रखने की जरूरत है? वो धैर्य का आंकड़ा या कहें कि वो समय, क्या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर, कितने समय? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि हम धैर्य बना के रखे हुए ही हैं। और आपने हमारे आंदोलनों को देखा होगा किस तरह से हमारे ऊपर जो है पुलिस ने शक्ति प्रयोग भी किया। एक तरह से हम देखें मरीन ड्राइव में, उसके बावजूद
हमने लोकतंत्र पर विश्वास जताया, हम चुपचाप वहां से उठ के चले गए। ये धैर्य कहीं पर हमने परिचय दिया है। और कितना वक्त लगेगा ये जवाब तो अजय चंद्राकर जी ही, चूंकि वो वरिष्ठ हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनके समय पंचायत में भी लोग होते थे, संविलियन जैसा महत्वपूर्ण कार्य उनके समय पे हो रहा था, तो वो ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। और तीसरी पॉइंट, जो कमेटी के मेंबर्स उन्होंने मुलाकात की बात की, तो हमने जो है मांग भी एक रखी है कि कमेटी में एक मेंबर कम से कम आप हमारा रखिए, तब तो हमें पता चलेगा कि कमेटी कब मीटिंग ले रही है, उस मीटिंग में क्या पॉइंट्स रेज हो रहे हैं, हमारी आपत्तियां हम वहां दर्ज करा पाएंगे, या हम उनके जो अच्छे सुझाव होंगे उनका स्वागत भी करेंगे, हमेशा आपत्तियों की बात नहीं, लेकिन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है। अभी हमारी मुलाकात जिन भी अफसर से हो रही है वो ये कह रहे हैं कि अभी आचार संहिता चल रही है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कमेटी का गठन तो 3 जनवरी को आदेश जो पारित हो चुका था वो आचार संहिता के पहले का था, तो वो तो अप्रभावित रहना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता के पहले हो चुका था और उसमें भी कहीं गतिशीलता दिखाई नहीं दे रही है। तो एक ही हमारी एक मांग है कि आप जो कमेटी बनाए हैं, एक तो आपने पहले हमको टर्मिनेट कर दिया, क्या ये कमेटी पहले नहीं बन सकती थी? क्या हमारे टर्मिनेशन के पहले ये रास्ते नहीं निकाले जा सकते थे? तो ये संवेदनशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं कंवर समाज के, वो गए हुए थे वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब से मिलने, चूंकि वो भी उसी समाज से आते हैं, और वहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री के सामने जो हमारी महिला शिक्षिकाएं थी वो बिलख के रो पड़ी। तो उस समय मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि अभी हैंड टू माउथ तो नहीं हुए हों। तो ये भाई बहुत ही असंवेदनशील बयान था, और मैं मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध करता हूँ, साहब आप समझिए कि लोगों के अंदर कितनी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, लोगों के बच्चों की फीस पटानी है, लोगों को लोन चुकाने हैं, लोगों को माँ बाप के इलाज कराना है, और ये सब सीरियस है। आप ग्राउंड पे पता करिए, कोई हम मीडिया पे डिवाइड देने के लिए नहीं कह रहे हैं, मेरे कितने ही साथी है, और मेरे साथी शिक्षिका तो बच्चे को थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी, ये ले बेटा दूध, ऐसा करके पिला रही। तो ये इतनी समस्याएं हैं, तो मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, और तत्काल ही अभी आगामी विधानसभा आ रहा है उसमें डिक्लेरेशन देना चाहिए कि हम इतने दिन के अंदर कमेटी से निर्णय ले रहे हैं और इतने दिनों के अंदर हम इनके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। बिल्कुल, तो बात यहाँ पर संवेदनशीलता को लेकर आ गई है। अंकित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका अगर हम कहें तो ये जो शिक्षक है, 3,000 शिक्षक जिन्हें निष्कासित किया गया है, इसमें आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है जितनी मेरी जानकारी है उसमें आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ ये कह देना कि हमारी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ है, जिस तरह से बताया सागर जी ने, तो देखिए लगातार ये कहा जा रहा था लंबे समय से, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो एक आदिवासी समाज से सीएम बनाने की मांग हो रही थी। कहीं ना कहीं आदिवासियों को ये लगता था कि अगर आदिवासी समाज से अगर सीएम बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो हम आदिवासियों का उद्धार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा कहीं दबा कुचला या बैकफुट पर ऐसा वो महसूस करते थे। लेकिन एक बड़ा अगर हम कहें आंकड़ा अगर निष्कासित शिक्षकों का आदिवासी समाज से आता है, उनके लिए क्या आपको लगता है कि सीएम साहब को सोचना चाहिए था? हालांकि ये उनके हाथ में नहीं है, तो क्या एक वैसा रास्ता है जो सीएम जो बीच का रास्ता निकले आप लोगों के लिए? बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले आईएनएस का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, हमारा जो वैकेंसी निकला था 2023 में, उसमें 70% आदिवासी पोस्ट था। और आप आदिवासी जो हैं, आदिवासी समाज से जो आते हैं, वो बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़े संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और अपनी पूरी पूंजी लगा के, बड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके, मेहनत के साथ अपना नौकरी पाते हैं। उस क्षेत्र से उस क्षेत्र से आने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद एक नौकरी मिलती है, वो भी सरकारी नौकरी। उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है देश का कि देश की राष्ट्रपति खुद आदिवासी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम जो माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं, वो भी आदिवासी है। 70% जो भर्ती निकली थी सहायक शिक्षक के लिए, वो भी आदिवासियों के लिए निकली हुई थी। और ये जो आदिवासी क्षेत्र जो है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, वहीं पर ही वैकेंसी निकली थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 1.5 साल काम करने के बाद हमको निकाल दिया जाता है, जिसमें से 70% आदिवासी क्या बोलते हैं, सर मैडम लोग इसमें ज्वाइन किए हुए थे। अब क्या बोलते हैं, हम लोग 1.5 साल से निवेदन कर रहे हैं, है ना, और आदिवासी बच्चे ही निवेदन कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप भी आदिवासी हैं, आपको हमारा दर्द दिखना चाहिए, हमारा दर्द सुनाई देना चाहिए। लेकिन हम लोग अनुनय यात्रा से लेकर दंडवत प्रणाम तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। सिर्फ कमेटी बना दी गई है। पूरे देश में हजारों कमेटियां बनी हुई हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कब आता है, कभी 1 साल लग जाता है, कभी 2 साल, कभी 5-5, 10-10 साल लग जाता है। तो क्या उस टाइम तक जो जिनको सरकार बेरोजगार कर दी है, टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दी है, वो क्या करेंगे अपने जीवन में? कोई लोन लेके रखा है,
किसी के माँ बाप उसके ऊपर डिपेंड है, किसी कोई लोन मतलब कोई घर बनवा रहा है, किसी की शादी टूट रही है, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों के पास। और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में वैकेंसी निकली थी, और आदिवासी लोगों के जीवन में कितनी कठिनाइयां रहती है। अब ये नौकरी भी छूट जाएगी तो लोग तो मानसिक रूप से मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे हमारी जो छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, विष्णु देव जी की सरकार है, और भगवान विष्णु जी को भी बोला जाता है कि वो जग के पालन करता है। तो हमारा सबका यही निवेदन, और हमको अभी भी उम्मीद है कि सरकार जो कमेटी बनाई है उसका निर्णय जल्दी आएगा और हम सभी के साथ न्याय होगा। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। संवेदनशीलता को लेकर आपने कहा, दंडवत प्रणाम भी हम लोगों ने किया, और वाकई आप लोगों की ये जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब सोशल मीडिया का जिक्र हो ही गया है तो लीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया का रास्ता आप लोगों ने अपनाया और आजकल वायरल होने के लिए लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया आंदोलन पर एक मुहिम छेड़ी। आप लोगों की इस मुहिम को कहें या आप लोगों के इस आंदोलन को अगर हम कहें तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का भी जो है साथ मिला है। प्रियंका गांधी आप लोगों के सपोर्ट पर उतरती नजर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे आप लोगों के सपोर्ट पर उतरते नजर आए, कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कहते नजर आए। 1 महीने के बाद आप लोगों का ये सोशल मीडिया आंदोलन चल रहा है। इस सोशल मीडिया आंदोलन को कितना प्रतिसाद मिल रहा है और क्या लग रहा है, क्या ये करने के बाद आप लोगों की राहें थोड़ी आसान होती नजर आ रही हैं? क्योंकि राहें आसान इसलिए भी, आप लोगों ने ओपी चौधरी के घर, मंत्री के घर आप गए थे, घेराव किया था, लेकिन वहां की जो तस्वीरें निकल कर आई वो तस्वीरें वाकई डरा देने वाली थी। तो उस तस्वीरों पर भी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों के इस सोशल मीडिया आंदोलन के बारे में आप बताएंगे और इसमें अब तक आप लोगों को क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलता नजर आया ये भी आप बताएंगे। जैसे कि अभी आचार संहिता लग चुका है, हम अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना जो ये दर्द है हमारा, जो हमारे साथ जो हुआ है, वो हम पूरी अपनी दुनिया के साथ बयां कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक ये प्लस पॉइंट हो जा रहा है कि हमारा बात जो शायद उस 1 महीने में नहीं पहुंचे, तो हम कोशिश में लगे हैं कि ताकि वो बात जितना जल्द हो सके हमारे सरकार तक पहुंच जाए, और जितना जल्दी हो सके वो हमारे बारे में सोचे। हमने बहुत कुछ आंदोलन किया है 1 महीने में। हमने दंडवत प्रणाम किया, जैसे कि सर ने बताया, जल समाधि लिया हमने, और अर्धनग होके घूमे भी हैं, रैलीज भी निकाली हैं। कुछ महिलाओं ने सर भी मुंडवाया। हाँ, सर भी मुंडवाए हैं। बहुत सारे ऐसे हमने आंदोलन किए हैं, लेकिन उस आंदोलन के दौरान में एक भी बार कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सरकार की तरफ से हमें कहीं भी पॉजिटिविटी अगर मिली हो। इसीलिए हमको ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आचार संहिता है तो हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू, हम ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हम जितना ज़्यादा हो सके हम अपना जो ये सबसे बड़ा जो सोशल इशू है वो हमको बताना है, कि ताकि इस पे सब पॉइंट रख सके, देख सके क्या हो रहा है। जैसे कि आपने बोला है कि प्रियंका मैम और कांग्रेस की तरफ से जो ऐसे इश्यूज मिले हैं, तो वो कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात है। जो बीएड जो किए हैं वो अपना कितना समय दे चुके हैं, कितना समय बर्बाद कर चुके हैं अपना। हम तो 1.5 साल तक नौकरी कर चुके हैं, 1.5 साल करने के बाद में हमको निकाल दिया जा रहा है। क्यों? सिर्फ एक गलती। क्या वो हमारी गलती है? क्या हमने वो बीएड किया है? अगर ये बोल दे हमने, ये तुम्हारी गलती है, बीएड किए हो, तो फिर क्या होगा हमारा आगे भविष्य, क्या होगा हमारा? ये एक एनसीटी का जो राजपत्र था उसके थ्रू हमने गए, हम नोटिफिकेशन देख के हमने अप्लाई किया, हमने जॉब की तैयारी की वगैरह। मतलब 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम देकर हमारा मेरिट में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हमने जैसे हमारा जॉब 1.5 साल हो चुका है, उस 1.5 साल के दौरान हम कहीं भी ऐसा फील नहीं किए हैं, फ्री फील नहीं किए हैं कि ये जॉब हमारी है। सरकारी नौकरी के लिए हमने कितना तैयारी किया है, क्या क्या किया है, वो हम जानेंगे। वो सिर्फ एक सोशल इशू बन चुका है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। और ये तो बोलना चाहिए कि हमारे राज्य का दुर्भाग्य हो गया कि सरकारी नौकरी से निकाला जा रहा है। बिल्कुल, तो वाकई एक सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं हो जाता। कहने के लिए तो सरकारी नौकरी है, लेकिन इस राह तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उतनी ही ज़्यादा पूंजी की भी मुझे लगता है सागर जी आवश्यकता तो होती होगी। पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वाकई जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि इसमें
राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। क्या लगता है कि आप लोगों के जो इस आंदोलन को लेकर क्या कोई अपना राजनीतिक सिक्का चमकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर मैं ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि बीएड सहायक शिक्षकों की ये जो तकलीफें हैं वो केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि बिल्कुल देश भर में ये जारी है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में अगर आपके हितैषी बनकर अगर पक्ष और विपक्ष यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस आंदोलन का अगर किसी ने उपयोग किया है तो वो कहीं ना कहीं विपक्षियों ने किया है, ताकि वो इसका फायदा उठाते हुए, आवाज उठाते हुए नगरीय निकाय चुनाव में अपना सिक्का चमका सके या जीत के लिए अपने जो राहें हैं वो आसान कर सके? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा आंदोलन तो नगरीय निकाय चुनावों के काफी पहले ही शुरू हो गया था। और रही बात राजनीति चमकाने की, तो हमने मन से खुले तौर पे कहा है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सभी का स्वागत है। और तो और मैं कहना चाहूंगा, हमारे तो कुछ भाइयों ने भाजपा कार्यालय में जा करके वहाँ जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको जो है निमंत्रण दिया है कि आप मंच पे आइए, आप वहाँ भी वार्ता करिए, या आप हमको नहीं बुला सकते, आपका कोई एक डेलीगेट। इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, और उनका संगठन इतना व्यापक है, इतने अच्छे अच्छे उनके पास वक्ता है, इतने अच्छे मीडिएटर्स हैं। इन सब के रहने के बावजूद अगर वो नहीं आ रहे हैं और नहीं वार्ता कर रहे हैं, तो और देखिए, जिसको हमारा दर्द समझ आएगा, मंच सभी के लिए खुला हुआ है। मंच में एनजीओ के लोग भी आए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग भी आए हैं, मंच में जो बाकी जो सामाजिक संघर्ष करने वाले पीछे से रहे हैं वो भी आए हैं, तो सभी का स्वागत किया गया है। हाँ, यहाँ किसी को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की गई है। भाजपा के साथ तो हम बहुत सवा साल से, लगभग 15 महीना 16 महीने से ही हम बात कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से राजनीतिक रंग देने की बात नहीं हो रही है सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग भी आपके आंदोलन में, जैसे कि पीसीसी चीफ पहुंचे थे आप लोगों के आंदोलन में, बड़े जोर शोर से उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चलेंगे। कुछ महिलाओं ने उन्हें कलावा भी बांधा। डूबते को तिनके का सहारा हम कह सकते हैं कि भाई जो आपके साथ आके खड़े हो जाए आपके मुसीबत के समय में, वो आपके लिए मसीहा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था, उस दौरान वहां पर कोई आकर आप लोगों के साथ नजर नहीं आया। तो इस लिहाज से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो 4 दिन पहले आप लोगों के महाआंदोलन में शामिल होकर ये बात कहते हैं कि आप हमारे भाई बंधु हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलेंगे, जब इस तरह से घटना घटित होती है तब वो कहाँ पर चले जाते हैं? तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि उस दिन आंदोलन स्थल पे जो भी हुआ वो एकदम एक अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। और वहाँ पे ये मिसमैनेजमेंट इसलिए हुआ कि वहाँ पे पर्याप्त संख्या में महिला बल नहीं था, ये तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए स्थिति, और उसमें कांग्रेस क्यों नहीं आई, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा हो जाएगा। तो उसमें मैं कहीं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और रही बात कलावा बांधने की, तो कलावा जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को चारामा में जो है विजय शर्मा जी को बांधा गया है, कांकेर में जो इनके विधायक हैं आशाराम नेताम जी, उनको बांधा गया है, जगदलपुर में बांधा गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। तो हम तो सभी से, अब चूंकि महिलाएं हैं, भावुक हो जाती हैं, उनको लगता है कि भाई हमारी बातें को सुनेंगे, और इसका एक महत्व होता है उस धागे का कि वो हमारी रक्षा भी करेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा की बात थी। सामाजिक सुरक्षा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जब एक सामाजिक स्तर पर पहुंच जाता है तो वो अपनी एक आकांक्षाएं रखता है कि इस तरह से आगे मैं अपना जीवन जीऊंगा, और उसके सामने से अचानक से आप जो है पूरी की पूरी उसको एक स्तर से शून्य पे ले आते हैं, तो एक बहुत भयावह स्थिति क्रिएट हो जाती है। और मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम किसी के घर रैंडम एक विजिट कर लीजिए कि उसके घर में क्या आज स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक। पेरेंट्स जो है वो अलग परेशान है, बच्चा घर आ गया है, वापस बात नहीं करता है, गुमसुम पड़ा रहता है, क्या कर लेगा, उसको समझाते रहते हैं। कई पेरेंट्स के फोन में इसको समझा, देख हम लोग की तो बात सुन नहीं रहा है। तो ये इन सब का जवाब कौन, क्योंकि वो लड़का पढ़ा लिखा था, उसने मेरिट लाया, उसने बेचारे। और अगर जो है भारत का राजपत्र ऐसे 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा। एनसीटी के प्रवक्ता अभी जो माननीय चेयरमैन बने हैं वो बोलते हैं हो सकता है हमने कुछ पॉइंट्स ना रखे हों। अरे सर, आपके हो सकता है कि चक्कर में यहाँ पर तो 7 राज्य और छत्तीसगढ़ में तो 3000 लोगों की सीधे सीधे नौकरी चली गई। तो ये हो सकता है, और आप इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थाओं में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप प्रोसीजरल एरर कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? इसमें कांग्रेस भाजपा का सवाल ही नहीं है। हम तो आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि कोई भी एक हमारे बीच से आप डिसाइड कर लें कि ये हमारे साथ वार्ता करेगा, हम स्वागत करते हैं। इसी से मिलता जुलता, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो राजपत्र को लेकर इस तरह से बयान दिया, तो इसमें सीएम की कहाँ गलती? अगर आप लोग लगातार मुख्यमंत्री को लेकर ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार ने विधानसभा में घोषणा की है और बाकायदा एक उत्तर दिया है तारांकित प्रश्न का कि इतने 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 पोस्ट खाली हैं, जहां हम क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं वहां वो हमारे रास्ता निकाल सकती है। और ये चीज तो माननीय जो है आदरणीय व्यास जी ने भी कोर्ट में कही थी कि इतने सारे लोगों की रोजी रोटी है, वो इतने बड़े प्रतिष्ठित जज हैं हाई कोर्ट के, जब वो कुछ बोल रहे होंगे तो सोच के बोल रहे होंगे।
और राज्य जो होता है उसका जो मुख्यमंत्री होता है वो बहुत संप्रभु होता है, उसके पास बहुत सारी संवैधानिक शक्तियां होती हैं, उसका प्रयोग करके वो लोगों का आजीविका को सुरक्षित कर सकता है। यही साथ में संवेदनशीलता की कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि पूरा जो है छत्तीसगढ़ इस बात को जान रहा है कि इनकी गलती नहीं है, इन्होंने देखा कि भर्ती में बीएड अलाउड है तो उन्होंने, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि जाके एमबीबीएस का फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि हम अलाउड नहीं है, हमारे जो क्वालिफिकेशन है वहाँ फुलफिल नहीं होता। यहाँ आपने हमारे क्वालिफिकेशन अलाउ किया तब तो हमने फॉर्म भरा ना। तो अब आप जो है इसमें, अब सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन केंद्र और राज्य, और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो कई सालों तक केंद्र की राजनीति में भी रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन बना रहे हैं, आप बनाइए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जितने भी इंजन की सरकार बना रहे हैं आप हमारे लिए रास्ता निकालिए, क्योंकि आपका ये दायित्व बनता है। हम छत्तीसगढ़ के नागरिक, हम भारत के नागरिक, हमारे सामने एक विभीषिका आगे खड़ी हुई है जिसमें दोषी हम नहीं हैं, जिसमें आपके पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने वो गजट बनाया वो आज कहाँ है? कोई आज जेल में नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, सब बढ़िया 1.5-2 लाख की सैलरी उठाते एसी में बैठे होंगे, लेकिन आज हम रोड पे आ गए। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर समस्या है जैसा कि आपने बताया सर। वाकई अगर युवाओं की बात करते हैं तो बेरोजगारी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में भी है और देश में भी है। उस बेरोजगारी को अगर पार कर कोई युवा अगर किसी एक पद पर जाता है, उसके बाद अचानक से उससे नौकरी छीन ली जाती है, और सवाल इसलिए बड़ा ज्यादा जो है गंभीर हो जाता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसने बिल्कुल पढ़ाई की, जो फीस लगा वो फीस अपने जेब से निकाल कर दिए, नहीं हो पाया तो लोन लेकर दिया गया, यानी कुल मिलाकर उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को वो जो है फुलफिल किया, तब जाकर वो इस पद पर बैठते हैं। लेकिन क्या होता है, 1.5 साल बाद उन्हें ये कह दिया जाता है कि बिल्कुल आप इस पद के लायक नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस राजपत्र की है, लेकिन सजा कौन भुगतेगा? सजा भुगत रहे हैं ऐसे 3000 शिक्षक और न जाने कितने शिक्षक, अगर पूरे 7 राज्यों को मिलाकर बात कर दी जाए। अब छत्तीसगढ़ की बात है, जैसा कि सागर सर ने कहा कि सरकार चाहे तो समायोजन कर सकती है। 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर सरकार कर रही है, और 33,000 तो केवल आंकड़े हैं सर। मुझे लगता है अंकित जी, शायद आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे कि 33,000 तो केवल एक आंकड़ा दिया गया, लेकिन अगर हम बाकी दूर दराज के सुदूर अंचलों में जाए, छत्तीसगढ़ के ज्यादा दूर ना जाए, सरगुजा चले जाएं या हम बस्तर के संभाग में चले जाएं, आज भी कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। कई तस्वीरें हमने देखी हैं कि बच्चे खुद आंदोलन करते नजर आए। पिछली बार हमने देखा कि 12वीं की बच्चे हैं वो सड़कों पर उतर आए थे कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारी बोर्ड परीक्षा है। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो देखना वाकई बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अब छोटे बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, वो भविष्य अब सड़कों पर अपने लिए शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। एक और ये शिक्षक जो अपने लिए समायोजन की मांग कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुनहरा करें, हमें मौका दीजिए। दूसरी ओर सरकार दावे करती है 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की। कई तस्वीरें ऐसे निकलकर आती हैं कि कई स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अगर आपको शिक्षक ही नहीं मिले तो बच्चे का भविष्य कैसे सुनहरा होगा? बच्चे का भविष्य अगर सुनहरा करना है तो अगर आपके पास रिक्त पद हैं तो आप समायोजन कर दीजिए। ये आप लोगों की मांग है, ये आप लोगों की मांग है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई इस लिहाज से सरकार को सोचना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को निकाल दिया गया है तो वो हजारों लाखों बच्चों के भविष्य भी तो दांव पर लगे हुए हैं। उन बच्चों के लिए क्या सरकार को सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैम देखिए, जैसे हम लोग ये जो वैकेंसी निकली थी वो सुदूर क्षेत्रों में निकली थी छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर और सरगुजा संभाग में। ऐसे बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, जैसे मैं खुद कांकेर में पदस्थ था। कांकेर का मतलब लास्ट जो गांव पड़ता है पुसवाड़ा, वहाँ पदस्थ था। वहाँ पर सुख सुविधाओं की तो कमी है ही, प्लस बच्चों का जो शिक्षा रहता है वो बहुत डाउन रहता है, और वो हिंदी भाषा को समझते नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं समझते हैं। उनको क्या है, उनके भाषा में या तो छत्तीसगढ़िया या फिर हल्बी या या गोंडी, उनके जो स्थानीय भाषा है उसमें उनको पढ़ाना पड़ता है, उनके शिक्षा स्तर को उठाना पड़ता है। मेरे जाने के बाद वहाँ पर लोग गणित में इंटरेस्ट लेने लग गए, अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ने लग गए। इवन क्या बोलते 2-3 लोगों का अपना नवोदय का परीक्षा भी होने वाला था, प्रयास का, तो सडनली हम लोग को 1 तारीख को टर्मिनेशन किया। तो बच्चे वहाँ पूछते हैं अभी भी कि सर कब आएंगे, हम लोग का प्रयास का पेपर होने वाला है। तो ऐसे स्तर में जाके हम लोग वहाँ पर शिक्षाएं दे रहे हैं, है ना। और जैसा कि आपने बोला कि 33,000 भर्ती का जो है घोषणा किया गया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 70,000 से ज़्यादा पद खाली है। और उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बीएड एक बैचलर डिग्री होती है और डीएड जो होती है डिप्लोमा डिग्री होती है ना। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, वाकई माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, कि बीएड तो बैचलर है और डीएड मतलब वो तो नाम से ही है कि डिप्लोमा है, तो कैसे वो आप लोगों से ज्यादा जो है वो सफिशिएंट, मतलब उनको वो क्राइटेरिया कैसे दिया जा सकता है?
वही समझ में नहीं आ रहा है मैम कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वो इतने मतलब ऐसा कैसे डिसीजन दे सकती है कि बड़ी डिग्री रखने वाले नहीं पढ़ा सकते, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, और छोटी डिग्री वाले क्वालिटी एजुकेशन दे सकते। बल्कि आप अगर धरातली लेवल पे देखेंगे तो जो प्रशिक्षण होता है, चाहे वो डीएड का हो चाहे बीएड का हो, ज्वाइनिंग करने के बाद उनको प्रशिक्षण बीएड वाले ही देते हैं, डीएड वाले प्रशिक्षण नहीं देते। और सबसे बड़ा चीज है कि अभी विधानसभा में भी जो धर्मजीत सिंह जी थे, है ना, उन्होंने भी प्रश्न उठाया था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पद खाली है, आपके पास वित्त विभाग है, उसमें बजट आप पारित करके इनको भी लिया जा सकता है, इतनी वैकेंसियां खाली हैं और ये बच्चों का स्तर इसमें सुधरेगा ही, ऐसा नहीं कि डाउन हो जाएगा, है ना। तो हमको भी एडजस्ट कर सकती है सरकार। और जैसा कि आपने सर से पूछा था अभी, अंकित सर से, कि आप सरकार को ही क्यों बोलते हैं समायोजन करने के लिए। हम संविधान में पढ़ते हैं कि संविधान के 3 स्तंभ होते हैं, एक होती है न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक व्यवस्थापिका, और चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है। ठीक है, तो न्यायपालिका का जो भी डिसीजन आया हो, हम न्यायपालिका का पालन करते हैं। उस न्यायपालिका का पालन करते हुए जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, सरकार होती है, उसके पास भी असीम शक्तियां होती है। वो कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है अपने पावर का यूज करके, जिससे हमको न्याय मिल जाए और हमारा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। क्योंकि हम 1.5 साल से काम कर रहे थे, मेरिट में आए थे, तब हमारी पूरे नियमावली से नियुक्ति हुई थी। ऐसा तो नहीं कि किसी का हक मार के हम आए थे। और खासकर ऐसे स्थिति में भी अंकित जी, जब आप लोगों के पास शिक्षकों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, सीटें खाली पड़ी हुई है, तो बिल्कुल क्या आप एक कारण, और क्योंकि वक्त हो चला है, और मैं एक सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, क्या शिक्षा मंत्री नहीं है, उसकी वजह से भी ये एक आप लोगों की समस्याएं हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या इसका भी एक कारण आप समझ रहे हैं क्या? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। देखिए, शिक्षा मंत्री अभी जो है विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि पहले जो थे बृजमोहन अग्रवाल जी थे शिक्षा मंत्री, तो उनसे मिलना आसान होता था और वो हमारी बात सुन भी रहे थे। फिर वो सांसद बन गए तो पद चले गया मुख्यमंत्री जी को। अब मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा रहता है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और हमारी बात कहीं ना कहीं उन तक पहुंच नहीं पाती। और अभी तो और मतलब मैं मतलब मेरा सोचना है ऐसा और मेरा देखना है, मेरा नज़रिया है पर्सनली, कि अभी शिक्षा मंत्री भी मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री तो खुद उनके पास पावर होता ही है। तो दोनों एक विभाग वो लेके बैठे हुए हैं, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो और जल्दी डिसीजन दे सकते हैं। अब वो खुद आदिवासी हैं और आदिवासी 70% लोगों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पूरी देश जान रही है वो चीज़, है ना। तो वो डिसीजन तो और जल्दी आना चाहिए, पता नहीं क्यों डिले हो रहा है। अगर वो एक आदेशित कर दे, पूरी मीटिंग बुला के, जो कमेटी बनी उनके 5 सदस्यों को, कि भाई इनके संबंध में आप जल्दी से जल्दी 1 महीना या 1.5 महीना में डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि ये भी बेरोजगार हो गए हैं, किसी ने लोन लेके रखा है, कोई पुरानी नौकरी छोड़ के आए हैं, है ना। बहुत सारी समस्याएं, 2900 लोगों के पास 2900 समस्याएं हैं। कई लोगों के पापा को हार्ट अटैक तक भी आ चुका है मैम। और एक हमारी मैडम जो शिक्षिका थी दंतेवाड़ा में, 3 महीने पहले खत्म हो गई वो। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं, तो ये सब चीजें नहीं दिख रही है सरकार को। मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, तो उनको तो और जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। और हम तो निवेदन ही कर रहे हैं 1.5 साल से कि आप हमारे क्या बोलते हैं हक में कुछ निर्णय लीजिए। अब जब हमको क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और जब ये सब चीजें मतलब घटित होनी चालू हुई, मामला एकदम गंभीर हो गया, तब कमेटी बना के वो टरकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं हमको। और कमेटी का रिजल्ट कभी कहाँ मतलब जल्दी आया है, कितनी सारी कमेटियां बनी, जीरम घाटी कमेटी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया ढंग से। ऐसी बहुत सारी कमेटियां हैं। तो हमारे संबंध में 2900 लोग का जीवन का सवाल है। सुशासन की सरकार है ना, विष्णुदेव जी की, और वो उसका उदाहरण देते हुए न्याय कर सकते हैं। ये सब उन्हीं के हाथ में है और हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे साथ न्याय हो। चलिए, तो वाकई ये तो बहुत गंभीर मुद्दा भी है। अब जाते जाते एक सवाल आपसे, महतारी वंदन योजना की बात यहाँ पर की जा रही है, महतारियों को पूजा जा रहा है, और कई महतारियां ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल अपने बलबूते, अपने काबिलियत पर एक वो मुकाम हासिल किया जिसका वो सपना देखते आए, अचानक से उनका सपना टूट जाता है और इस तरह से उनके सपने चकनाचूर कर दिए जाते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी जानकारी चाहूँगी, महिलाओं को कितनी परेशानी होगी? सबसे ज़्यादा परेशानी
मैं जेंडर बेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ फेस करना पड़ा है, क्योंकि उनको उनका फैमिली उनको देखना पड़ा, उनके बच्चे, मेरा खुद एक बच्चा है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के मैं दूर जॉब करने गई हूँ। सरकारी नौकरी के बेस पे मेरे को जॉब मिला है, मेरे मेरिट में आई थी, मैं जॉब करने गई थी, मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के गई थी। यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी पढ़ाई भी मैंने खुद से किया है, प्राइवेट जॉब कर रही थी मैं। और महातारी वंदन की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी मेरे जैसे बहुत सारे और 70% से ज़्यादा, जैसे बताया सर, आदिवासी, उनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र से आती हैं। उनके उनके ऊपर तो एक मानो गाज सी गिर गई है, कैसे वो फेस करते हैं। यहाँ पे धरना स्थल में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे, और वो लगातार महीनों दिन से भी ज़्यादा वो धरना स्थल पे टिके हुए थे, सिर्फ एक ही आस लगा के कि कहीं ना कहीं सरकार हमारा समायोजन जल्द से जल्द करे और हमें ये सब चीज़ें उबारे, ताकि हम अपने लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ हम सिक्योर कर सकें। चलिए, तो बहुत स्वागत है आप तीनों का, क्योंकि लगातार जैसे IANS 24/7 ने ये कहा है कि बीएड शिक्षकों की ये जो लड़ाई है उसमें हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी आवाज बनकर हर वो पहल करेंगे जिससे उनकी बातें सरकार तक पहुंच जाए और सरकार कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं उसका एक बीच का रास्ता निकाले, समायोजन करे। क्योंकि ना सिर्फ ये 3,000 शिक्षकों के घर की बात है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य की भी बात है जो आज नहीं तो कल एक सुनहरा भविष्य लिखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति अगर हम देखें तो बहुत सारे स्कूलों में आज भी शिक्षकों का अभाव है। इस बीच 3,000 शिक्षकों को उनके पदों से विमुक्त कर दिया जाना, एक तरफ 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती की बात, यानी कहीं ना कहीं सरकार ये जान रही है, ये मान रही है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी है, इसीलिए वो 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की बात कर रही है। तो कम से कम जो शिक्षक आपके पास अवेलेबल है उन्हें कम से कम वहां पर समायोजित कर दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो सुधर सके। तो फिलहाल आज के इस लाइव डिबेट कार्यक्रम में इतना ही। बेड शिक्षकों से जुड़े नए मुद्दे के साथ, नए अपडेट के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए IANS 24/7। और एक अपील जाते जाते कमेंट बॉक्स पर उन तमाम दर्शकों का, आपका क्या कुछ कहना है, क्या इन लोगों की बीएड शिक्षकों की जो मांगे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए, सरकार को क्या रास्ते अपनाने चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय जोहार।